अच्छा बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि हमारा ना सेशन जो लास्ट था ना बच्चों, वो क्या था ऐसे? कोई बंदा बताए बच्चे, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस में क्या? बिजनेस। हम्म। हम्म। क्या? 165। 165। हम्म। 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 ठीक है, आप नहीं थे लास्ट सेशन में? कंफ्यूज हो गए ना? तो समझ आ गई। ठीक है, ये भाई भी नहीं थे लास्ट सेशन में। तो आप बताएं जी, आप में से आधा आधा मिल के बताएं, कुछ आप बताएं कुछ आप बताएं कि लास्ट सेशन में हमारे क्या क्या पढ़ा गया है। मैंने सवाल पूछना है। हम्म। हम्म। अच्छा, यही पढ़ा था। चलो मैं ना इसको ना थोड़ा सा समराइज करता हूँ। मुझे जो कल नहीं आए थे ना, मैं समराइज करता हूँ जो लास्ट सेशन में नहीं आए थे। बेसिकली हमने जो पढ़ा था ना बच्चों, हमने एक हेड ऑफ एक्सपेंसेस है हमारे, मतलब आपने सैलरी देखा है। इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ बिजनेस इनकम। जो ना आगे असेसमेंट्स हैं, रिटर्न्स में एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, असेसमेंट्स या जो भी है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। अच्छा, हमारे ना ऑर्डिनेंस में ना में एक वर्ड है बच्चों, असेसमेंट्स। इसका मतलब है रिटर्न। ठीक है, ये याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। इसका मतलब रिटर्न है। ये रिटर्न जो हमने ये फाइल करते हैं सेक्शन 114 के अंडर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, आई गेस सेक्शन 114। सेक्शन 114 के बाद ऑर्डर के सेक्शन में आता है बच्चों। जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, एक आपका सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर आएगा, जिसे ओरिजिनल असेसमेंट भी कह सकते हो, लेकिन वैसे तो वो डिफरेंट होता है। जब भी रिटर्न फाइल होगी 114 के अंडर, एक ऑर्डर आएगा सेम टाइम सेम डे 120 का। ठीक है, रिटर्न फाइल हमने किसकी की थी? सैलरी की। ऑर्डर किसका आ गया? मतलब सैलरी की हमने जो भी की, ऑर्डर 120 का भी आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको ना एक इसकी जस्ट फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। चल रहा है यार। तो ये मैं दिखा रहा हूँ अभी, जब भी रिटर्न फाइल करेंगे कंप्लीटेड टास्क में जो डिक्लेरेशन आ रही है, ठीक है, इस डिक्लेरेशन में मेरी रिटर्न आ रही होगी जो मैंने सबमिट किया। मेरी रिटर्न आ रही है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर। मैंने रिटर्न फाइल कर दी। इस रिटर्न फाइल मैंने की है 30 दिसंबर 2022 को। सबमिशन टाइम है 8:46 पे। ठीक है, ये मेरा सबमिशन टाइम है। मैं जाऊंगा अगला ऑडिट असेसमेंट में, यही वो टाइम है 30 दिसंबर 2022 को 8:46 पे एक ऑर्डर आएगा 120 का। सो ये बताता है कि मेरी रिटर्न फाइल हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है, ये बताता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है वर्ड? असेसमेंट, ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन में रिटर्न फाइल की है,
120 में वही, कोई फर्क नहीं है, बट उसको वर्डिंग की वजह से दो सेक्शन बने हुए हैं। रिटर्न फाइल की है तो असेसमेंट आ गई है। रिटर्न किस में मैंने फाइल, ये देखो बच्चों 120 आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। रिटर्न पे लिखा हुआ है 114 एक, तो 114 फाइल करूंगा 120 का ऑर्डर आ जाएगा। यहां तक कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब यार ये जो हमारे कैमरे वाले हजरात है ना, उनको तो महंगा नजर आएगा वैसे, जो नीचे है वही। लेकिन जो पीछे वाला है वो तो मिस हो जाएगा ना उनके लिए। चलो खैर, जो भी है। अच्छा, ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ना? ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ यार, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये आ गया हमारा, सैलरी आ गया, असेसमेंट आ गया, रिटर्न आ गया। अब ये जो हम कहानियां पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन इसमें ये होगा, इस सेक्शन में ये होगा, मतलब जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था 147, 148, 149, थोड़ा 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 माइन्यूट से पढ़ा था। इस पे मैं पूरा एक सेशन करूंगा, जो एडवांस टैक्सेस है ना हमारा, इस पे पूरा एक सेशन होगा, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए कि ये हैं क्या चीजें, क्योंकि ये बड़ा बेसिक एलिमेंट है टैक्स का हमारा, वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट। तो वो जब करूंगा तो वो आपको काफी क्लैरिटी के साथ में कराऊंगा इंशाल्लाह, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो अभी उसकी वरी नहीं करना है, ठीक है। जेनो में ये नहीं रखना कि पिछला सेशन मिस हो गया तो अगला सेशन समझ नहीं आएगा। अगला सेशन में पूरा कोशिश होती है कि जो कल पढ़ाया था वो बीच में मिक्स हो जाए और अगले सेशन में चले जाए हम। अच्छा, हमने रिटर्न फाइल की, असेसमेंट रिटर्न सारा कुछ आ गया, एक 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 डिफरेंट एवेन्यू आ गया। लेकिन जो मैं जो बात कर रहा हूं कि आपने टैक्स काटना है इस सेक्शन के अंदर, ये कब होगा? ये कब होता है? जब रिटर्न फाइल हो जाती है ना, इसके बाद एक ऑडिट होता है, एक ऑडिट है, एक है 161/205। ठीक है, ये दो प्रोसीडिंग्स हैं बच्चों। ये मैं प्रोसीडिंग्स को सेपरेट बताऊंगा बच्चों, ठीक है। कि जब प्रोसीडिंग की टाइम आएगा ना, जब रिटर्न फाइल हो जाएंगी, आपसे रिटर्न में करवा लूंगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन अभी बताना इसलिए नेसेसरी है कि जब ये कि हम कर क्या रहे हैं, हम जा किसकी तरफ रहे हैं। इन नटशेल बात यह है कि जब बिजनेस इनकम की रिटर्न फाइल हो जाएगी, लेकिन बिजनेस इनकम को इंस्पेक्ट कैसे किया जाएगा कि आया बिजनेस इनकम हमारी ठीक है, बिजनेस इनकम के साथ हमारे जो बिजनेस एक्सपेंस है वो एडमिजिबल जो थे वो ठीक थे, वो अगर ठीक एडमिजिबल थे, वो सब चीजें जो जितने भी एवेन्यू है वो ऑडिट में चेक होंगे, ठीक है। अगर सिर्फ एक प्रोसीडिंग की बात करूं, ये इसमें एक सिंपल प्रोसीडिंग है, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसे कह सकते हो। सिंपल इस सेंस में है कि 161 कहता है कि जब भी एक्सपेंस इनकर करो, एक्सपेंस नहीं, एक वर्ड है एक्सपेंस, एक वर्ड है पेमेंट। जब भी पेमेंट करो तो टैक्स काटो। अगर टैक्स काटा हुआ है तो 161/205, अगर टैक्स कटा हुआ है तो ये वाली प्रोसीडिंग स्टैब्लिश करती है कि आपके एक्सपेंसेस पे टैक्स जब कटा हुआ है तो वो ठीक है। एक्सपेंसेस एडमिजिबल जो लिए गए थे इसके अंदर वो ठीक है। जो रिटर्न में हमारी एक्सपेंसेस थे वो हमने ठीक एडमिजिबल किए हुए। अगर लेट्स से इसका रिजल्ट क्या होता है, मैं वैसे अभी इसको थोड़ा समझा रहा हूं। इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर आपका टैक्स नहीं कटा हुआ, अगर टैक्स नहीं कटा हुआ, इन दोनों में फर्क क्या है बेसिक मैं बता रहा हूं, अभी फिलहाल ये बता रहा हूं। अगर इसमें टैक्स हमने नहीं काटा तो ये कहेगा टैक्स भी दो और डिफॉल्ट सरचार्ज भी दो। हाँ, इसका सेक्शन है 205, इसका सेक्शन है 161, ठीक है। तो वो कहेगा जो भी टैक्स बनता है इसके नतीजे में मुझे वो पे कर दिया जाए। जबकि ऑडिट जो है, ऑडिट क्या कहता है? अब सेम मतलब ये भी बात आपको लग रही है, ये भी बात लग रही है, लेकिन ऑडिट भी ये है कि यहां पर मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस, ओनली एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी वो जो कि पेड हो, जिसकी पेमेंट हुई हो, अदरवाइज नहीं। जिसकी पेमेंट नहीं है, हमने एक्सपेंस बुक भी कर दिया है लेकिन फिर भी उस पर टैक्स नहीं कट सकता, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होगी तो टैक्स कटेगा ही नहीं, पेमेंट पे टैक्स कटना है।
कोई कंफ्यूजन है? ब्लैंक पेजेस लेके बैठे हो, कोई कंफ्यूजन है बच्चे? बताओ, क्लियर हो रहे हैं ना बच्चे? एक्सपेंस जब भी होगा तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आती है किसी को? क्लियर है आपको? आता है बच्चे? बच्चे आपको आता है एक्रूअल बेसिस? मैं भी बताता हूँ फिर जिसको नहीं आता सब बत एक मिनट खोल के बताता हूँ, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक में आ रहा है। अच्छा, एक्सपेंस जो है हमने जब भी इनकर किया है हमने लिख दिया, लेकिन जब उसकी पेमेंट करेंगे तो उस पर टैक्स काटना था, टैक्स नहीं काटा तो 161(205) प्रोसीडिंग्स, ये प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है। ये प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है कि जो शो कॉज आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो कहता है कि आप हम मुझे बताएं कि जितना टैक्स काटा है आपने वो बताएं किधर है। तो मैं उनको ये एविडेंस देता हूँ, हर इनवॉइस के साथ जो टैक्स मैंने काटा हुआ है उसके ऊपर सीपीआर होता है, उसका टैक्स एविडेंस होता है, मैं साथ दे अपने लेटर के साथ नती करके दे देता हूँ, भाई ये लेटर है, ये जवाब है, ये सारा कुछ है, ये लो पकड़ो, ठीक है। एफबीआर क्या कहेगा? ठीक ठीक है, मुझे तो ये एविडेंस मिला ही नहीं, आपका सीपीआर गलत है, आप मुझे ये एविडेंस मैंने देखा नहीं है। अगर नहीं देखा तो इसमें ऑर्डर कर देगा। अब पॉइंट ये है कि वो टैक्स वो क्या मांगेगा? टैक्स मांगेगा और डिफॉल्टर चार्ज मांगेगा। इसमें ऑडिट में क्या है? ऑडिट में एक हमने पढ़ा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये आप लोगों ने पढ़े थे, जिसमें कुछ भी एक्सपेंसेस थे फिर एंड पे नेट प्रॉफिट आ गया था। ऑडिट क्या करता है? ऑडिट आपके रेवेन्यू को इनहांस कर देता है, एक्सपेंसेस को इनएडमिसिबल कर देता है। सो द पॉइंट इज, अगर आपने रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू था 123 मिलियन नेट से, ठीक है, आपका 123 मिलियन आपका रेवेन्यू था, आपके एक्सपेंसेस थे लेट से कि 200 मिलियन, नेट प्रॉफिट आपका आ गया बच्चों 77 मिलियन का आपका नेट लॉस आ गया, ठीक है, ये आपका लॉस है। ये आपका रेवेन्यू 123 मिलियन है, एक्सपेंसेस आपके 200 मिलियन है, आपके पास लॉस आ गया, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? जब आपका लॉस आया तो ऑडिट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी हमारी। उसने कहा जी रेवेन्यू एविडेंस दो, एविडेंस उसने मांगा, हमने दी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास पैसे आए हुए हैं 400 मिलियन, ठीक है। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੀ सेल तो है 400 मिलियन, आप लोगों ने 123 मिलियन किस बेसिस पे ली है? रेवेन्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस वो कहेगा आपने इस पे टैक्स नहीं काटा हुआ, टैक्स आपने इस पे टैक्स नहीं काटा, ये एक्सपेंसेस बन गए इनएडमिसिबल। आपने इस एक्सपेंस की फलां कंप्लाइंस नहीं की, ये इनएडमिसिबल बन गया। इन सब सूरतों के बाद आपके पास क्या आया? जो लॉस था, ये आपके जो एक्सपेंस उसने 200 मिलियन था, सारे का सारा लेट से जीरो हो गया, तो 400 मिलियन माइनस जीरो इक्वल टू 400 मिलियन, और ये प्रॉफिट आ गया। तो द पॉइंट इज, लॉस से प्रॉफिट आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये एफबीआर कर सकता है। जो सबसे बड़ा मसला है कि आपके लॉस को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करता है, ये मैंने एक जस्ट वन ऑफ द वेरी बेसिक एग्जांपल, ठीक है, कि वो एफबीआर कैसे इसको लेके जाएगा। उसने आपका प्रॉफिट बनाया, इस पे टैक्स डाल देगा। हम तो लॉस पे टैक्स ही नहीं जा रहे थे, हम तो अगर क्या कर रहे थे 123 मिलियन पे 1.25% हम टैक्स दे रहे थे, लेट से, अगर ये मैक्सिमम दे रहे थे तो बहुत एक मिनिमम सी अमाउंट दे रहे थे। जब 400 पे टैक्स देना पड़ेगा, लागा पता जाएगा हमें, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज कि ये है इसमें और इसमें फर्क। ये रेवेन्यू को मॉडिफाई कर देता है, एक्सपेंसेस को मॉडिफाई कर देता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स को मॉडिफाई करता है, कि टैक्स को बताता है कि इतना पे करना है, इतना पे नहीं करना। यहां पर अभी ये बेसिक्स है, हमारा असेसमेंट्स के पूरा सेशन होगा, शायद एक दो सेशन उसके ऊपर, 2 सेशन उस पर लग जाए। तो अभी परेशान नहीं हूं ना, अभी जस्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें कब होती। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जो सेक्शंस पढ़ा रहा हूं, उनका मकसद ये है बच्चों, किसी ने लिखना था कोई नहीं, इधर कैमरे में आ चुका होगा, अल्लाह करे, ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि रिटर्न आपकी मॉडिफाई होनी है, ये जो मैं आपको सेक्शंस पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि रिटर्न, एक्सपेंसेस और इनकम क्या क्या चीजें हैं, किस सेक्शन के तहत चलेंगे हम,
और फिर आगे से नतीजा क्या आएगा। एंड हमने नजर में रखना है, एंड सोच में रखेंगे। जब तक एंड सोच में नहीं रखेंगे ना, हमें बिगिनिंग का कोई फायदा नहीं। रिटर्न हमें समझ आ गई, लेकिन ये नहीं पता कि एक्सपेंसेस के साथ क्या होगा ऑडिट में, हमारे लिए कोई फायदा नहीं। क्योंकि फिर जब टैक्स लग के आएगा, हमें ये हो कैसे सकता है। हमने तो अपने सही एक्सपेंसेस लिखे थे। लेट से कि मैं बात करूं, मैंने अपनी सैलरी लिख दी है, मैं अपनी, अच्छा ये मैंने अभी बात की थी बिजनेस इनकम की, अब मैं बात करूं सैलरी इनकम की। मैंने कहा जी मेरी सैलरी इनकम है जी 10 लाख, 10 लाख, हाँ कितनी है, 10 लाख कितनी होती है यार, 20 लाख कर लो या 30 लाख कर लो, ठीक है यार, कितनी जितनी भी होगी 50 लाख होगी यार, थोड़ी क्यों करें यार अपनी सैलरी इनकम। इस पे टैक्स बनता था बच्चों 7 लाख रुपए। मेरे पास पैसे कितने बचे, 4.7 4.3, ठीक है, मेरे पास इतना बचा। मैं वेल्थ में गया, मैंने वेल्थ में मेरा इन्हांसमेंट आई है 7 मिलियन की। मेरे पास टोटल वेल्थ बची कितनी थी, इतनी, इन्हांसमेंट कितनी होगी 7। सो जो 2.7 मिलियन जो मेरी ज्यादा इन्हांसमेंट हुई है, मैं उसकी क्या जस्टिफिकेशन दूंगा। सो द पॉइंट है, मुझे ये चीज समझनी है बच्चे। मैं कह रहा हूँ वेल्थ है ना मेरी, वेल्थ, वेल्थ स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना देखा था बच्चों। वेल्थ में ये है कि मेरी वेल्थ बढ़ गई है 7 मिलियन से, जबकि मेरी सैलरी तो इतनी थी। मेरे पास ये वेल्थ, मतलब बियॉन्ड मीन्स कैसे बढ़ सकती है। मेरी अगर वेल्थ ने बढ़ना था तो इतना बढ़ना था ना, मेरी वेल्थ ने इनहांस होना तो इतना इनहांस होना था ना। रिकनसाइल नहीं हो रहा 2.7 मिलियन, जब मेरी रिकनसाइल नहीं हो रही तो मुझे इसका जवाब देना होगा। सेम गोज फॉर कंपनी, उनका एक इनकम है, उन्होंने कुछ लॉ को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, सेम उन्हीं के साथ ही होगा। ये 2.7 मिलियन की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इससे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, एक तरह से पेनल्टी लग जाएगी, डिफरेंट प्रोविजन लग जाएंगी। सो मैं कह रहा हूं कि मुझे हर चीज को उस एंगल से देखने का कैसे होना है। हमारा मसला ये है कि मैं आपको बताऊं, मेरे मेरे साथ ना एक साहब थे बहुत अच्छे, जब मैं टैक्स का काम कर रहा था ना, तो मैं उनको देख के बड़ा फैसिनेट हुआ करता था, इतना फैसिनेट होता था यार ये क्या बंदा है, कमाल बंदा है ना। मतलब पूरा दिन में कोई 12 13 या 14 15 रिटर्न्स करता था। उसके पास क्लाइंट आते थे, 12 13 14 15 रिटर्न्स करता था। उसको बैंक वाले फोन करते थे कि यार ये डेटा भेजने, इसकी रिटर्न फाइल कर दे। वो कहता ठीक है, पर रिटर्न 5,000 से लेके 7,000 रुपये लिया करता था। वो क्या करता था, पैसे, इतने पैसे आए, धड़ल धड़ल एंट्री डालता गया रिटर्न में, और एंड पे क्या हुआ, रिकंसिलेशन के लिए अदर में डाल दिए पैसे को, किधर डाल दिए कोई समझ नहीं आई थी खुद उसको। कि जब इतनी आप मतलब अनइवन तरीके से रिटर्न फाइल करते हो ना, तो आपको खुद समझ नहीं आती। 5,000 की अगर कोई रिटर्न फाइल करेगा ना मेरी इस क्लास के बाद, तो मैं जूती उठा के उसे मारूंगा ना, कि अगर किसी ने 5,000 की रिटर्न फाइल की, शर्म आनी चाहिए अगर 5,000 की रिटर्न फाइल करेगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ। चुप चुप ये क्लाइंट देख के करना है, क्लाइंट देख के पैसे मांगने, काम देख के पैसे मांगने। 5,000 की या तो फ्री कर लो यार, 5,000 में मतलब सीरियसली, सीरियसली यार, मतलब अफसोस होगा ना इससे बेहतर है कि बंदा फ्री कर ले ना, सच में वो कोई करने की जरूरत ही नहीं है उसको ना, कि 5,000 रुपये मेहनत करने की। सो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि रिटर्न्स के बाद हमारे साथ क्या प्रैंक हो सकता है। ये जो प्रैंक एफबीआई हमारे साथ करता है ना, हमारे लिए वो एक चैलेंज होता है कि हमने उसको लेके चलना है। वालेकुम सलाम, ये पक्की अफ्तारी वाला बंदा है। बच्चे की जल्दी आ जाओ यार, आज तो जल्दी आ जाओ यार। यार वैसे एक बात बताऊं, इतने बंदे जितनी सीटें मर्जी लगा लो, हर सीट वाले के पास ना एक जबरदस्त बात होती है। और मैं बड़ा मतलब उससे होता है कि नहीं नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये आपका नहीं, कि वो ऐसी बात होती है बंदा क्या कहे। और है ना, मजबूरी है लिटरली, अब बंदा कुछ कह ही नहीं सकता यार। ये किसी का, आपका कोई किसी का भी कसूर नहीं तो ना, लेकिन बस हमारे नसीब में है भाई। मैं ट्रैफिक वाले को भी मैं ही नजर आया था सच में, कि बच्चा ट्रैफिक जा रही है, नहीं उसको नहीं छोड़ना, और उसको जाने देना, मुझे पकड़ना है, ये हमारे हैं जी। अच्छा जी, खैर,
रिटर्न के ऊपर आ रहे थे हम, ये पढ़ रहे थे कि असेसमेंट आ गई उसको रिटर्न कहेंगे, जिस जो आगे अगली कार्रवाई होगी एक सेपरेट चीज है। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है, आप लोगों को एक मैंने सिंपल थोड़ी सी चीज बताई थी बच्चों, या बिजनेस इनकम डील होती है सेक्शन 18 में, ठीक है। अच्छा मैं एक चार्ट बनाता हूं, ये आप लोगों ने याद रखना है। सैलरी आ गया, बिजनेस आ गया, ये हमने आखिरी पे अपनी ना कॉपी जो जो भी लिख रहा है ना उसके लास्ट पेज पे जाके लिखे, ठीक है, अपनी कॉपी के। अब वो मैं बताऊं लास्ट पेज कौन सा है यार, मैं कहता हूँ रजिस्टर ना, नोट्स ना कॉपी, रजिस्टर के लास्ट पेज। सिंपल सी चीज है, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। सैलरी में एनी सैलरी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एम्प्लॉय, एनी सैलरी एनी पेमेंट, यार पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉय अगर कोई रिसीव कर रहा है, रेम्युनरेशन इन द फॉर्म में कुछ नहीं है इसमें यार, वही बात है बस, इसमें अंग्रेजी में ना जाओ मेरी, ठीक है ना। हाँ हाँ नहीं, मैंने उस दिन क्वेश्चन किया था ना तो आपने कहा नहीं है पेमेंट कैसे। अच्छा एक मिनट मुझे आगे आने दो थोड़ा सा। सैलरी का सेक्शन कौन सा था, 12 था ना। यस। अच्छा ये सिंपल सी बात है, अभी ये मैंने बताया आपको, ये मैं करवा चुका हूँ एक सेशन में था, ठीक है। सैलरी है, कोई सैलरी रिसीव कर रहा है या रिसीवेबल बाय द एम्प्लॉय, जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी थी वह सेक्शन 12 में जो भी वहां लफ्ज लिखे हुए थे वो दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमाउंट आ गई कोई, अलाउेबल कुछ आ गया, अलाउेबल क्या था, अलाउेबल रिडक्शन क्या थी, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी था। इसमें क्या, ये टैक्सेबल सैलरी आ गई, इस पर टैक्स लग जाएगा, टैक्स कितना लगेगा वो शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सर, ठीक है, पढ़ चुके हैं सर। जहां कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। सेक्शन 12 अहम है, सेक्शन क्लॉज 139 ऑफ सेकंड शेड्यूल, सेक्शन 149, ये टोटल उसके रेफरेंसेस हैं, ये आपने ना उधर बना लेना है अपने लास्ट पेज पे कि ये सैलरी ओवरऑल उसका इन नट शेल ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों, ये लिख लो। अच्छा इसी तरह ना एक मैं आपको बता दूं कि बिजनेस इज इनकम, कोई भी इनकम है, ये अभी आगे हम पढ़ते हैं, इसमें से लेस है अलाउेबल डिडक्शन, ठीक है, और कुछ हैं आगे इसके बाद डिडक्शंस नॉट अलाउड कर लो। मैं बताता हूँ, ठीक है, जो 70% ऑर्डिनेंस है ना वो इसके ऊपर है, 70% ऑफ द ऑर्डिनेंस इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, ये जो मैंने एक छोटी सी समरी लिखी है याद रखिएगा, ठीक है। मैं 70% एग्जेजरेट भी कर सकता हूँ, कोई पता नहीं कि कोई 71% हो, 70 मोर और लेस इतना ही होगा, ठीक है बच्चों, 10% मोर और लेस कर लो। बिजनेस में कोई भी इनकम है
इनकम क्या होगी, ये एक कहानी है, ये पूरी रामलीला है पूरी, ठीक है। सिमिलरली अलाउबल डिडक्शन, एडमिसिबल डिडक्शन अभी पढ़ने थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने लगे हैं। इसी तरह डिडक्शन नॉट अलाउड इन एडमिसिबल डिडक्शन, वो कौन कौन सी पढ़ने लगे हैं। उसके बाद एक प्रॉफिट या गेन आ जाएगा। इसके बाद जो टैक्सेबिलिटी है वो अहम है। टैक्सेबिलिटी आपने याद रखना है, जब भी बिजनेस इनकम को टैक्स करना है तीन चीजें देखनी है। मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स लिख लें, एसीटी ऑल्टरनेट में पढ़ाऊंगा वैसे आराम से, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स और नॉर्मल टैक्स। मिनिमम टैक्स है रेट आजकल 1.25%, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट है 17%, नॉर्मल 29%, में भी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये हैं चीजें। लेकिन इनमें से जो भी हायर होगा, इनमें से जो भी हायर होगा, जो भी हायर होगा, ठीक है, वो आपका होगा टैक्स की लायबिलिटी। जैसे इस पे मेडिकल अलाउंस जो भी टैक्सेबल सैलरी आ गई, इसके बाद टैक्स आ गया, ठीक है, इस पे जो भी टैक्स लगा तो ये आपकी पेबल, टैक्स पेबल आ गया। इसी तरह यहां पर क्या है, टैक्स के बाद जो भी इन तीनों में से हायर आएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो भी हायर होगा वो आपका पेएबल होगा। यहां तक अल्फाज में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं आपको ना ये थोड़ा सा इसको ना ओवरव्यू देने लगा हूं, ठीक है। ये ना बिजनेस इनकम जो है ना, बिजनेस इनकम शायद 2 से 3 सेशन और हो हमारे बिजनेस इनकम के, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर कैसे उसको लेके आना है वो आगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मिनिमम टैक्स क्या है, रेवेन्यू, याद रख लो, मल्टीप्लाई बाय 1.25%, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम टैक्स। अभी इसको मजीद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब ये पढ़ने लगेंगे तो आगे से देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं बता रहा हूं। एसीटी है ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, एसीटी ये है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 17%, ठीक है। नॉर्मल नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 29%। ये मजीद क्लियर हो गया बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। 29 रेवेन्यू पे 1.25%। अब फिर रेवेन्यू भी कौन सा, ये भी हम देखेंगे, किस किस कौन सा रेवेन्यू निकालना है, क्योंकि यही असल कहानी है। असल कहानी यही है, गेन ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट उसमें ऐड करना है। नॉर्मल मैं आपको ना आहिस्ता आहिस्ता ना सेपरेट सेपरेट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा बस, ठीक है, फोकस रहिएगा, जहां फंसो मुझे बताना, फोकस रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मल नेट प्रॉफिट जो एंड पर आ जाएगा ना, आखिरी आखिरी वैल्यू जो आ जाएगी उस पर 29%। इनमें से जो भी हायर होगा वो आपने पे, वो आपका टैक्स पेएबल है, ठीक है। लेकिन उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स ऑलरेडी पेड, ठीक है। जो टैक्स पेएबल है ना बच्चों, ये हमारी टैक्स, एक इसे कहते हैं टैक्स लायबिलिटी निकल आई। मैंने टैक्स पेबल वर्ड लिखा है, लॉ में टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ है, एक सर्टेन अमाउंट निकल आई, ठीक है। उसके बाद है लेस टैक्स ऑलरेडी पेड, एक अमाउंट थी, ये माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी टैक्स पेएबल, ये एक अमाउंट निकल आएगी। और 137 भी कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, खैर ये सेक्शन 137 है, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन, एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। मैं रेस कर लूं बच्चों कोई, ठीक। अच्छा मैं इधर आगे कर लेता हूं, ये ना अदर सोर्सेस
अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। इसका स्कीम में बताना चाह रहा हूँ, स्कीम क्या है। आपने ना हमेशा टैक्स में ना एक चीज याद रखनी है, कोई भी इनकम, ये चार्ट बनाने का मकसद मेरा ये था, कोई भी इनकम आ गई लेस डिडक्शन अलाउड, ये आ गई टैक्सेबल इनकम, ये आ गई टैक्स अंडर शेड्यूल, जो भी आ गया। सो इन तीनों में मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं आपको फोकस कर रहा था, तीनों में एक हार्मनी क्या है। हार्मनी ये है कि सैलरी, कोई भी सैलरी जो कि एज पर लॉ डिफाइंड है, बेसिस इनकम कोई भी इनकम जो एज पर लॉ डिफाइंड है, सिमिलरली अदर सोर्सेज प्रॉपर्टी कैपिटल गेन, सब में स्कीम एक ही है, वो लॉ में डेफिनेशन उनकी प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट थिंग क्या है, सैलरी आ गई, इनकम आ गई उनकी जो भी, जिसका मैंने कहा उनकी सैलरी, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सेम। माइनस क्या होना है, जो भी उनमें से अलाउएबल डिडक्शन है सब में सेम है। इसके बगैर आप टैक्सेबल इनकम पे नहीं आ सकते, ये मस्ट है, मैंडेटरी है। बाज औकात हम केसेस करते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, वो कहते हैं जी आपकी इनकम है, हम कहते हैं चलिए ठीक है जी, मान लिया जी हमारी इनकम है, लेट से हमने गलत लिख दिया, लेट से, तो ये कौन देखेगा, ठीक है, हम कहते हैं ये कौन देखेगा, इसी तरह कहते हैं कि ये कौन देखेगा। तो ये बहुत से लॉयर्स या बहुत से प्रोफेशनल जब वहां बैठे होते हैं, इसको अकाउंट फॉर करना भूल जाते हैं। जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं, डिडक्शन अलाउड जो एक्सपेंसेस हैं, इसका तो कोई नहीं भूलेगा, इसका भी भूल देंगे, उसकी भी भूल देंगे, लेकिन स्कीम इसकी हर किसी की एक है कि एक इनकम, उसमें से कितना माइनस करोगे, बैलेंस जो है उस पर टैक्स लगेगा। इस पे तो हर किसी को समझ आती है, सैलरी की नहीं समझ आती या उनकी नहीं समझ आती। तो ये ओवरऑल स्कीम है इसकी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों, कोई क्लियर है ये बच्चों, मैं अब मिटा दूं इसको, ठीक है। तो बच्चों जब हम सेशन एंड करेंगे ना, सेशन एंड करेंगे, तो ये जो टेबल है ना, इस ये मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, ये तो चीज खत्म हो गई, ठीक है, ये चीज अभी मैंने खत्म कर दी है, ठीक है। ये वाली जो चीजें ना, अदर सोर्सेज और बकिया जितनी भी है, ये हमारी रह जाएंगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं किस किस ने, माई क्लास का टाइम अभी है ना, ठीक है ना, अच्छा अच्छा, किस किस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हुई है, किस किस ने नहीं देखी हुई। आपने देखी हुई है, नहीं देखी, नहीं देखी आपने, नहीं देखी आपने, आप क्या करते हो, नहीं नहीं मुझे, आपकी जॉब नहीं करते अकाउंट से, आप उसी में उस एडमिन में हो, ठीक है, नहीं देखी हुई, देखी हुई है, तो दो बंदों ने देखी है, वो क्या आपने देखी मैडम, ठीक है, कोई मसला नहीं जी। अभी तो मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, कोई नहीं बच्चे बैठा देता हूँ। ये जो अभी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, ये इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एस ये बनते हैं बच्चे, जो है ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये अपने साथ ना याद रख लीजिएगा, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएएस हो गया, आईएफआरएस, ठीक है। हमारे फाइनेंशियल्स बनते हैं बच्चों एज पर दीज टू, मतलब लॉज कह लो, ठीक है, इनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं ये। अब इधर से मैं आगे स्टोरी लेके चल रहा हूँ, ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या बच्चे, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या इसको फाइनेंशियल्स भी हम अपनी लैंग्वेज में सिर्फ इतना वर्ड भी अदा करते हैं, जो भी है, इस पे देता है ट्रू फेयर ओपिनियन। और कौन सा देता है आपको पता है? ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? ऑडिटर कौन सा देता है ओपिनियन यार? हाँ जी, क्वालिफाइड। चुप कर दो, चुप कर दो। क्वालिफाइड ओपिनियन इसका मतलब अच्छा नहीं है। और एडवर्स, वो इसका मतलब है, इसका मतलब अच्छा नहीं है, नहीं ठीक है। अच्छा बच्चों, एक कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, कोई बंदा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, बात ये यार इसमें रिकॉर्डिंग तू थोड़ी, मुझे सच में ना कुछ हो रहा है, जो तस्वीर खींच रहे ना मुझे कुछ होने लग जाता है, ठीक है। तो ऑल्दो कैंडिड फोटो आती है, बट द पॉइंट इज के तो, लेकिन वो थोड़ी सी ना जो शर्म सी आनी शुरू हो जाती है, और कुछ नहीं ऑनेस्टली। बट ये कि इसमें चल रही है, आप इसमें देख लीजिएगा, अगर कोई मसला हो आप बीच में तस्वीर खींचते रहिएगा, माजरत में माइंड ना करिएगा बस बच्चे, ठीक है। आपके पास पैसे आते हैं, सैलरी कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, आप लिख के कहीं मेंटेन नहीं कर रहे होते, दिमाग में मेंटेन कर रहे होते हैं। लेट से आपकी 1 लाख रुपए हर बच्चे की सैलरी है, भाई के शौक मुख्तलिफ होंगे, आपके शौक मुख्तलिफ होंगे, उनके शौक मुख्तलिफ, उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ, मेरे मसले मुख्तलिफ, ठीक है। उनके बिजली यार, हंसो नहीं यार, क्या हो गया? सबके शौक हैं, आपको मसले। मुझे मसला ही नहीं भाई, ठीक है ना, फिर मंगना ही ठीक है। तो अच्छा, एंड पे ये होता है कि आपने 1 लाख रुपए कमाया है, आपने कुछ खर्चा किया है, कुछ सेविंग की है, किसी ने एसेट बना लिया उसका, किसी ने नहीं बनाया उसका, किसी ने सारा घर पे लगा लिया, ऊपर से पैसे ले लिए, या इस तरह के काफी इवेंट्स हैं, होते हैं बंदे के पास पैसे जब आते हैं या नहीं आते, जैसे भी है, मोर लेस प्लस माइनस चल रहा होता है। तो एक कंपनी का, वो ये चीजें जो होती है ना, ये वाले फ्रेमवर्क, ये रेगुलेट कर रहे होते हैं कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनने हैं, कंपनी ने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, मार्केट को, दुनिया को, हर इंडस्ट्री। अब आप सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, कोई सर्विस इंडस्ट्री है, बेतहाशा इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान के अंदर। हर इंडस्ट्री के ऊपर इसका स्कोप डिफरेंट एंगल से डिफरेंट है। बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका क्या काम है? उसका काम यह है कि वो उन जो अकाउंट्स बने हैं उसके ऊपर 3 तरह के ओपिनियन दे सकता है। या तो वो देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी है, इसमें कोई मसला नहीं है, इन्होंने जो बनाया है अच्छा बनाया हुआ है, इन्होंने अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन की है, इनकी जो स्टेटमेंट्स है उसमें कोई गलती नहीं है। उस एंगल से क्या होगा बच्चों, ट्रू एंड फेयर। अगर अकाउंटेंट कहता है कि जी कोई एक्सपेंसेस हैं, कोई एक हेड ऑफ एक्सपेंस है, लेट्स से सैलरी कर लें, सैलरी के ऊपर ये इन्होंने ना फिक्टिशियस बंदे डाले हुए हैं, अननोन बंदे हैं, वो उन बंदों की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, वो है ही नहीं, मतलब ऐसे आईडी कार्ड डाले हुए हैं। तो वो उस बेसिस पे वो एक हेड के ऊपर वो कहेगा कि मैं, ये जो हेड है ना, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं कि भाई इस हेड पे कंपनी की रिपोर्टिंग गलत है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक हेड, 2 हेड, 3 हेड। लेकिन अगर वो कहता है भाई इस कंपनी के तो आवा ही आवा बिगड़ा हुआ है, तबाही है, गरीब तबाह दे, ठीक है ना, वो सिचुएशन है, तो वो कहेगा कि फिर मैंने देना है एडवर्स, कि भाई इसके हालात, ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, मेन थिंग गोइंग कंसर्न। थोड़ी देर बाद लैपटॉप गोइंग कंसर्न हो जाता है मुझे, थोड़ी देर बाद, गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि ये इन द फ्यूचर 5 से 6 महीने के बाद कंपनी की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, तो फिर ऑडिटर क्या देगा, एडवर्स ओपिनियन।
हम क्या हैं, ना ये हैं ना ये हैं, ना ये दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, ना इसको देख रहे हैं। हमने जो फाइनेंशियल आए हैं हमारे पास, जो बीच में से ये जो चीज है, इसके ऊपर हमने रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, सो हमारा रोल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमने इसकी बेसिस, इसको बेस बना के अपनी रिटर्न में चीजें फिल आउट करनी है। सो हमारे रोल में और इनके रोल में बहुत फर्क है। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे? क्लियर? ठीक है, हमने रिटर्न फाइल करनी है। इस रिटर्न के बाद ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये वाली चीजें हमने ये चीजें इस्टेब्लिश करनी है। कंपनी गोइंग कंसर्न है नहीं है, FBR ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ जो मर्जी है, साह नहीं आंदा पिया। FBR कहते रिटर्न फाइल करो, ये डिक्लेयर करो। अगर ये चीजें कोई मसला है, FBR इंश्योर करता है, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, FBR इंश्योर करता है कि आप गोइंग कंसर्न ना रहें, मतलब रहें, आप खत्म फारग, आप मरने वाले हो, मतलब FBR कहता है कि भाई कंपनी ना रहे। ठीक है, वो उसकी जो हरकतें होती हैं। एक बच्चा आप कल आएगा, कल आएगा बच्चा, वो खैर हम हेयरिंग करने गए हुए थे, तो वो क्लास का ही बच्चा था, वो वहां बैठा था। मैं गया हूँ तो वो कहता है सर आपको क्या हुआ है? मतलब कोई ऐसी कुछ बात की। मैं कहा बस बच्चे ना पूछ नहीं, क्योंकि वो FBI वो अभी रिसेंटली इधर मसला हुआ था जैज के साथ, तो हम केसेस में चले गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा। तो ये जिसे कह लें कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 रातें 3 दिन हम जाग रहे थे, दफ्तर में बैठे रहे हैं, सोते भी दफ्तर में, एक तरह से कह लो सोफों पे बैठे हैं, कुर्सी पे पड़े पड़े सो गए, वहीं सैरी कर रहे हैं, अफ्तारी वहीं कर रहे हैं। सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए घर आया था मैं एक दफ़ा, क्योंकि कोर्ट में जाना था, तो कपड़े चेंज किए, तो वो बस चेंज करके वापस चले गए। तो मैं गया हूँ तो वो आगे में क्लास का बच्चा था, मैं शर्म आया, मैं कि यार तुझे पता भी नहीं है कि मैं कितने पंगों में फंसा हूँ। मतलब एक होता है ना, एक बच्चा आगे, वो तू तू क्या कर रहा है? वो कहता सर मैं बचाने हैं अपनी कंपनी को। मैं कहा मैं बचा रहे हूँ अपनी कंपनी को। तो FBR ने इंश्योर करना है कि हम जिंदा ना रहें, ठीक है ना? सो ये सिनेरियो है। अच्छा, इधर तक कोई अल्फाज में कोई मसला तो नहीं है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए। अच्छा, अब मैंने दो बातें, ये मैंने बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी है, रिटर्न्स दिखानी है आपको। मैं अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमारा सेशन इसके ऊपर नहीं है। मैं आपको 2 या 3 कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग एक दफा गो थ्रू कर लो। जो हम यहाँ पर ना, इतना सिंपल सा मैंने बनाया है, इतना सिंपल है हुई कोई नहीं, ठीक है ना? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये ठीक ठाक कम्प्लेक्स चीज है जो बचा नया है उसके लिए, ठीक है क्या कि हमने एक, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बच्चों 5 कंपोनेंट्स हैं। मैडम आप पढ़ी लिखी हैं ज्यादा, बताएं जी, ताड़े शौक ने दसो फिर। बताएं जी क्या क्या इसके वो है, एलिमेंट्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? इनकम स्टेटमेंट, ठीक होगी, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, चुप रहना। नहीं नहीं, अच्छा, एक ही बात है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट हो गया, और क्या बचे? कैश फ्लो, एंड पे करता हूँ, तो द अकाउंट, इक्विटी की स्टेटमेंट जो बनती है, इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तीन का खुद कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चे 5 एलिमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 हिस्से होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में बताया होता है कि कंपनी की इनकम क्या है और एक्सपेंसेस क्या थे, सिंपल से सिंपल अल्फाज में। बैलेंस शीट में बताया होता है कि, अब मैं ये भी बता देता हूँ यार, ये भी लिख के दस देना।
ये आ गया जी इनकम स्टेटमेंट। ये आ गया जी, इसमें आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस हो गया, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ जाएगा द सेल्स। के बाद आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल, सेलिंग, मार्केटिंग एक्सपेंस। मैं बता देता हूँ इसको। हमारा इनकम स्टेटमेंट है पहला हिस्सा। इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होगा ओपनिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, नहीं तो जो भी है सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। जितने भी हमने सेल किए हैं चीजें, उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात, जितनी सेल की है उसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जब सेल में माइनस करो तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल सी बात है। उसके बाद ये सब चीजें निकलने के बाद यहाँ पर हमारा एक ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जीपी यहाँ पे आ जाता है, फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये भी मैं सारा आपको बताऊंगा क्लियर। अभी आपको मैं फाइनेंशियल दूंगा, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, लेकिन बात यही है, सेल में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे। नेट मतलब नेचर एक है, उसमें टेंशन नहीं लेनी। नेट प्रॉफिट आ गया। इस नेट प्रॉफिट, अब मैंने आपको जो टैक्स बताया बच्चों, उसके लिए ये और ये अहम है। ठीक है फिलहाल। ठीक है, आगे चलते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आ रहा होता है बच्चों, एसेट्स आ गए यहाँ पे, ये आ गया, यहाँ पे आ गया कैपिटल। मैं पुराना फॉर्मेट बता रहा हूँ। यहाँ पे आ गया लाइबिलिटीज या पेबल्स, सिंपल लैंग्वेज बताते हैं। ठीक है, आपके टोटल असासे कितने हैं, यहाँ पर वो आएंगे बच्चों एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, बिल्डिंग्स, लैंड, इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा, कैश, बैंक वगैरह इस साइड पे आ जाएगा। कैपिटल आपका, कितनी आपकी शेयर होल्डिंग है इसके अंदर, कितने पे आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, वो आ जाएगा इसके अंदर, और रिजर्व वगैरह आ जाएगा। खैर वो आपके लिए अभी फिलहाल अहम नहीं। आगे चलते हैं लाइबिलिटीज और पेबल, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, कितनी आपने बैंक से उधार लिया है, कितने आपने दोस्तों से उधार लिया है। दोस्त वजह देते नहीं है आजकल, लेकिन जो भी है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इतने भी उधार सुधार है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और नोट्स टू द अकाउंट। बच्चों ये तीनों जो है ना, इन तीनों का हमारी डायरेक्ट रिटर्न के साथ डायरेक्ट कोई इंप्लीकेशन नहीं है इनकी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता रिटर्न में। लेकिन इनसे चीजें उठा के, इधर से चीजें उठा के, जो मैंने आपको बताया ऑडिट असेसमेंट होती है, ऑडिट होता है, वो यहां से चीजें निकलती हैं। क्योंकि इन तीनों को अगर, इसको स्पेशली इसको अगर एडअप करो ना, तो बच्चों ये भी बनता है और ये भी बनता है। ठीक है, नोट्स टू द अकाउंट बेसिकली समरी होती है हर हेड ऑफ एक्सपेंस की, उसमें काफी कुछ आ रहा होता है, तो वो इस नोट से ये चीजें बननी होती हैं, तो ये समरी है। और इसका अगर तो इलेबोरेशन है तो ये है, इसके आगे मजीद भी इलेबोरेशन है। खैर वो आगे हम उसको हम देख नहीं रहे, हमारा वो टॉपिक नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि सिंपल समझ आनी चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, हमारी रिटर्न का मेन कंपोनेंट वैसे इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन बैलेंस शीट भी होता है। और इसके अलावा चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स, इसमें खास ऐसी बात नहीं है जो हमारे रिटर्न में इससे इंपैक्ट हो। हमारी रिटर्न इससे चेंज नहीं हो रही होती, उन्हीं से चेंज हो रही होती है। तो यहां पर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक सीनियर की कर दूंगा, एक नादा की कर दूंगा, जो भी बनेगी है। ठीक है, वो मैं रिटर्न से भी दिखा देता हूँ। तो वो जो चीजें हैं वो यहां पर मैंने कैटर कर ली हैं, और ये मैंने बताया है कि ये बन रही होती है थ्रू दिस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने
आईटीओ कर रहा हूं, ने ऑप्ट कर लिया। ऑप्ट का मतलब ये है कि एफबीआर कहता है कि ये जो अकाउंट्स आप बनाते हैं, मैं मानता हूं कि इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ये अकाउंट्स ठीक है, मैं इनको एडमिट करता हूं। कहां कहां मैं एडमिट नहीं करता? इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस के टाइम पे, जहां इन एडमिजिबल एक्सपेंस हो गए वहां पर कहेंगे नहीं, मैं ये नहीं मानता। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? ऑल गुड है बच्चे? अच्छा, थोड़ा सा ना, अब मैं चलता हूं बिजनेस इनकम की बेसिक्स पे। ये इनकम क्या है, अलाउएबल कौन से हैं, और नॉट अलाउएबल कौन से हैं। ये एक स्टोरी है पूरी, ये भी स्टोरी है पूरी, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा लॉ से पढ़ रहे हैं। लॉ में क्या लिखा हुआ है कि बकिया आपको काफी चीजें मैंने बता दी हैं, लेकिन लॉ में किस तरह इस चीजों को एस्टेब्लिश कर रहा है वो हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सेक्शन है। हाजी साहब जाग जाओ, ठीक है। सेक्शन है कुछ बिजनेस इनकम में बच्चों, इसकी चार्जेबिलिटी या स्कोप मेंशन है सेक्शन 18 में। जो डिडक्शन अलाउड हैं सेक्शन 18 में, ये आपको मैं प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और जो डिडक्शन नॉट अलाउड है, जो अलाउड नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड है, डिडक्शन नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, सेक्शन 21 में मेंशन है बच्चों। ठीक है, ये अभी आ गया मैडम, आपको मिल जाएगी, बेफिक्र है। ठीक है, लॉ क्या कहता है? यह लॉ है, मैंने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस थोड़ा वहां से उठाया। द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स अदर देन इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सेक्शन हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इन बंदों की जो इनकम है या इन हेड्स की इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, और किसके अंदर चार्ज होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। 5 हेड्स हमने पढ़े, सैलरी में चार्ज होनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स या प्रॉपर्टी। तो ये इनकम्स हैं, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज होंगी। कौन सी है? The profit and gains of any business carried on by a person at any time in a year. Profit and gains of any business के, ठीक है। Any income derived by any trade, profession or similar association from the sale of goods or provision of services to its members. मतलब अपने मेंबर्स को भी सेल कर रहा है कुछ भी, लेट्स से सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप जैसे इस्लामाबाद कौन सा है यार, वो होटल क्लब है आई गेस, इस्लामाबाद क्लब, अपने मेंबर्स को खाना छाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने मेंबर्स को खिला पिला रहा है, चाहे जो भी मॉडल है, ऑल्दो दैट्स अ बिजनेस मॉडल। अपने मेंबर्स को कुछ भी कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, कोई भी, तो वो उनके बेनिफिट के लिए जो भी हमें सर्विसेज रेंडर हो रही है, तो वो उनका बिजनेस है बेसिकली। फॉर द रिमूवल, अच्छा, अब मैंने जो पहली लाइन पढ़ी है ना, ये 97-98% ना इस लाइन के अंदर फॉल कर जाते हैं। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। पूरे साल के अंदर कभी भी कोई भी आपने बिजनेस किया है, उसका जो भी प्रॉफिट आया है, जो कुछ भी है, सारा बिजनेस इनकम के अंदर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा बाकी फॉर रिमूवल ऑलरेडी क्लैरिफाइड द इनकम ड्राइव बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, रिमूवल प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर एंड इज एंड हैज ऑलवेज बीन चार्ज विद टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। अगर आप कोई सोसाइटी के आप बंदे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है पाकिस्तान में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मतलब भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर सोसाइटी का वर्ड यूज हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्ड यूज हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों ने बच्चों बिशारा से पढ़ी होगी, इफ यू रिमेंबर एनीथिंग। अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, कंफ्यूज हो रहे हो, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लेबर जो है एक इदारा है जो कि सोसाइटीज को रजिस्टर किया करता है। ना सोसाइटीज वो नहीं जो कि एक घर है, वो नहीं, वो पीडब्ल्यूडी रजिस्टर करता है। सोसाइटीज वो वाली जो कि आप हम 10 बंदे मिलके बैठ के एक सोसाइटी बना लेते हैं। क्या सोसाइटी बनाते हैं?
लेट से पैशन और पैशन के साथ काम करने की सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी सोसाइटी बना लेते हैं। तो जो भी सोसाइटी हमने बना ली उसका जो भी मकसद था उसको अचीव करने के लिए हम जो भी काम करेंगे उससे जो भी हमें इनकम आएगी वो सारी की सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी। तो इस तरह इसका एवेन्यू इस तरह है। एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी की, गाड़ी आपने किसी बंदे को दे दी है हायर और लीज पे, ठीक है। ऑल दो प्रॉपर्टी के कहा जहां तक ये है, अगर मैं सिर्फ अगर ये टेंजिबल मूवेबल हटा दूं तो ये वर्ड होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी की हायर और लीज से कोई आ रहा हो तो उसका उसका जो भी हमें इनकम उससे आ रही होगी वो हमारा बिजनेस इनकम है, मेरा काम ही ये है। देखो मेरा मेरा लेट से मैं शेयर्स खरीदता हूं और बेचता हूं, ठीक है, तो मेरी इनकम आनी चाहिए कैपिटल गेन से, मेरी कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आना चाहिए। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं 10 बंदों के से पैसा पकड़ता हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं, वहां से मैं इनकम हासिल करता हूं, उनको कुछ पैसे दे देता हूं, कुछ मैं रख लेता हूं, तो मेरा ये बिजनेस है। सो एस्पेक्ट को देखना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है लेकिन अगर इस तरह की होगी तो बिजनेस, मेरा काम ही यही है, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, नई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, सिंपल। The fair market value of any benefit purchased, whether convertible into money or not, derived by a person in the course of by which of past, present, and prospective business relationship, ठीक है, आपने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट सैलरी में, ठीक है। सो कोई भी आपने बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट हासिल किया है, मुझे हासिल हुआ है तो मेरी वो बिजनेस इनकम हो जाएगी। लेट से किसी ने मुझे जैसे कह लो कि मैं जी बहुत बड़ा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, जिस तरह अभी हुआ हुआ, तो तोशा खाना में क्या हुआ है, ठीक है, उन्होंने जी ला के चीजें दी हैं, मैंने घर लेके चला गया हूँ, तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी पाकिस्तान की यूक्रेन के साथ जो भी यूएसए के साथ, तो उस उन्होंने तोहफतन उन्होंने दे दिया मुझे कि ये जी इमरान खान साहब को ये तोहफतन हमने गाड़ी दी, इमरान खान साहब ने आके वहां तोशा खाना के पास है उधर से उठा के घर ले गए, खैर लेट से जो भी कानून था, तो जो भी बेनिफिट आया तो इमरान खान को जो भी उस पाकिस्तान के बेनिफिट, वजीर आजम था, बेनिफिट की वजह से जो भी चीज मिली वो सारी उसकी बिजनेस इनकम में चली जाएगी पाकिस्तान के, खैर एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई भी बेनिफिट सोविनियर्स देता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई कपड़े भेजता है, कुछ भी भेजता है फॉर सैम्पल पर्पजेज या कुछ भी भेजता है, तो वो जो गिफ्ट होता है वो उसकी बिजनेस इनकम का हिस्सा बन जाती है। पेंटिंग्स भेजा करते हैं एक दूसरे को, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को सोविनियर्स होते हैं, काफी कुछ भेजा करते हैं, तो खैर ये चीजें। अच्छा ये बच्चे पढ़ लीजिएगा, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लेस और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो ना समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी हैवी चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल बिजनेस इनकम क्या होती है वो बताया हुआ है, जमैया लेने से गुरेज करिएगा, कोई मसला नहीं। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन कौन की डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग चार्जेबल अंडर इनकम चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन कौन सी डिडक्शंस हैं आपने कंप्यूट करनी है बिफोर चार्जिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, आप कौन कौन डिडक्शन ले सकते हो। एक मेन डिडक्शन है, कोई भी एक्सपेंस आप करते हो विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये जो लाइन है ना ये बड़ी खराब लाइन है, इस लाइन ने ना हम लोगों को बहुत खराब किया है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये कहता है कोई भी आप काम करो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। लॉ में दो लफ्ज होते हैं, दो लाइनें होती हैं। अगर एक जनरल क्लॉज है कि भाई जनरल क्लॉज ये है कि जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा तो ये लगेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान इज अ कंट्री, लेकिन अगर मैं कहूँ पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पाकिस्तान को मजीद इलेबोरेट हो गया। तो जहां पर स्पेसिफिक बात हो जाए लॉ के अंदर, स्पेसिफिक बात, तो वो अप्लाई होगी, जेनेरिक बात नहीं होगी। तो दिस इज अ जेनेरिक थिंग, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी एक्सपेंस आप इनकर करते हैं विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो नन दैट यू कैन डिडक्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये कह रहा है 21, फिर जब मामा तुमने ये देना था तो फिर अगला 21 जरूर देना था, मतलब लिटरली मैं बात कर रहा हूं,
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने 21 क्यों दिया? मुझे बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये कहने की क्या जरूरत थी? मतलब फिर इतनी तूने आगे शिक्कें दे दी, ये लाइन ही हटा दो यार। मतलब जिससे ये वाली लाइन है ये हटा ही दो, ये दी क्यों थी? मैं वैसे एक जिसे कहना ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से शिकवा कर रहा हूँ। जवाब शिकवा मुझे आया कि तू चुप कर, तू कौन होता है? ठीक है तो ना, हमने सब्सक्राइब किए हैं। हाँ आपने सफाई दी है मेरी? कोई नहीं यार बच्चे। नो सर, हाँ हाँ मतलब वो कह रहा है कि हमने स्पेसिफाई किया है आपके लिए तो हाँ, वो कह रहा है कि भाई हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ये, तो हम कहते हैं कि फिर ये क्यों लिखा था? फिर हम कहते हैं कि ये क्यों लिखा था जब मेरा सारा एक्सपेंस इनकर ही बिजनेस के लिए होता है, तो ये क्यों होता है? तो बच्चों मैंने जो सेक्शन 21 है ना, मैं ये पूरा नहीं लिख सकता था यहाँ पे, ये पूरा बहुत बड़ा था। ऑल तो कॉपी पेस्टिंग है, ठीक है, बट ये बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब ये 5 सफों का है। तो आप लोगों ने ये, अच्छा याद रखो एक बात, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या जो मेरी क्लास में बैठे हैं आप लोग, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं है ये, ठीक है, कंसेप्ट फॉलो करना है प्लीज। मतलब आप, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि क्या क्या चीजें थी, आप मुझे वर्डिंग बताएं, कुछ बताएं, कि टोटली कंसेप्चुअल है। आप जहन से समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे ना, तो आपको जल्दी आना शुरू हो जाएगा। अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे, रट्टा लगाएंगे, ये सारी उम्र लगा लो, ये रट्टा जा ही नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता रट्टा जा सके, ठीक है। सो इसको इस तरह दूसरी एंगल से नहीं देखना, इसको बस समझना है कि पहले क्या था, सैलरी, इसलिए मैंने चार्ट बना के दिया कि सैलरी क्या है, किस तरह होती है, बिजनेस क्या है, उसकी स्कीम क्या है, बिजनेस की टैक्स पे टैक्सेशन कैसे है, वो स्कीम क्या है, स्कीम बता रहा हूं आपको। फिर बिजनेस इनकम क्या है, अब हम रेवेन्यू पे जा रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूं कि हम बिजनेस इनकम का इनकम, मैंने बताया कि मिनिमम टैक्स में हम देखेंगे कि मिनिमम टैक्स किस रेवेन्यू पे लगेगा। सो हम थोड़ा सा उसकी तरफ मजीद आना चाह रहे हैं, तो रेवेन्यू किस पे लगेगा वो मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया। फिलहाल मैं आगे इसको डिफरेंस बताऊंगा, वो चीजें नहीं लगेंगी, खैर। तो थोड़ा सा इसको आगे मजीद, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस where animals which have been used for the purpose of business or profession otherwise than as a stock in trade and have died or become permanently useless for such purpose, a deduction shall be allowed equal to the difference between the actual cost to the taxpayer of the animal and the amount if any relies in respect of carcasses of animals। मतलब अगर आपने जानवर इस्तेमाल किए किसी भी कारोबार में, लेकिन वो आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं थे। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है एनीवन? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यार सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ठीक है, उसमें कोई भी आपका, आप वो इस तरह नहीं था कि आप कुछ अर्से बाद बेच रहे होते हो एनिमल्स। कुछ बाज औक़ात कारोबार ऐसे होते हैं जैसे कि यार दूध का कारोबार है जानवर क्या है, दूध देते हैं, लेकिन वो जानवर आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड क्या, मिल्क, उस बिजनेस में। तो इस तरह के, लेकिन एनिमल्स आपके मर जाते हैं और परमानेंटली इनकेपेसिटेटिव, मतलब दूध नहीं दे सकती अब जो भैंस है, ठीक है। अब उसका डिडक्शन शैल बी अलाउड। कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट, भैंस लेने की कितनी कीमत थी, टू द टैक्स पेयर ऑफ द एनिमल एंड द अमाउंट डिफरेंट, और अगर भैंस बेच देते हो तो तब जो कीमत है, तो जितना भी आपको लॉस हो रहा है, बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, जो लॉस हुआ है वो अलाउएबल है। सेंस क्या है, लाइंस पढ़ने से बात और है, लॉजिक और है, कि बिजनेस का जो लॉस आ रहा है अगर एनिमल यूज हुए हैं, इन द केस ऑफ एनिमल्स, तो लॉस आपका अलाउएबल डिडक्शन है, वो ये कहना चाह रहा है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पढ़ो फिर, ये तुम्हारी आंखें इस तरह हो रही है ना, बंद छंद हो रही है, कंफ्यूजन आ रही है, क्या कंफ्यूजन आ रही है, सोचो जरा, समझो। आप एक कारोबार करते हो, भैंसों का दूध देने का कारोबार करते हो, ठीक है, आप सुबह मोटरसाइकिल पर निकलते हो, ड्रम डालते हो पीछे, ठीक है, और दूध लेके चले जाते हो, सेल आउट करते हो, व्हाटसोएवर। आपका स्टॉक क्या है बीच में? दूध। भैंसे नहीं है आपका स्टॉक, पहली बात। ये कंडीशन अगर आपकी बिजनेस की हुई, तो आपकी भैंसें बाज औक़ात साल बाद दूध देना बंद कर देती हैं यूजली। जब भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, आपने भैंसों को सेल कर देना है, या मर जाती हैं भैंसें, बीमारियां आई थी, मर जाती हैं, तो उनकी जो डेड बॉडी आपको पैसे देती है, लेट से वो डेड बॉडी बाज़ औक़ात बिक जाती होगी, मुझे नहीं पता, वैसे लाहौर में तो बिकती है, ठीक है तो ठीक है, जो इधर भी बिकती होगी पता नहीं। तो जो आपकी डेड बॉडी, उस जो भी पैसा आपका लगा था भैंस को खरीदने में, और जो पैसा आपका लगा भैंस, जो पैसे आपको मिले भैंस बेचने में, सेल माइनस कॉस्ट, जितनी आपकी सेल में पैसे मिले, यूजुअली लॉस ही होगा ना। मतलब भैंस जब दूध दे रही थी तो ज्यादा पैसों की आई होगी ना, जब दूध नहीं। गाड़ी जो है, आपने जब गाड़ी खरीदी, जब वो चलने वाली कंडीशन में गाड़ी खरीदी,
तो आपको करोड़ रुपए की पड़ी। जब आप बेच रहे थे तो गाड़ी चलने के काबिल ही नहीं थी, एक्सीडेंटेड थी, कुछ भी थी, तो वो डेप्रिसिएशन होगी ना, एक तरह से डेप्रिसिएशन होगी। तो जो फिर डेप्रिसिएटेड अमाउंट जब आपने बेची तो आपको कम वैल्यू मिली, तो लॉस आ गया ना बीच में। तो जो लॉस है तो क्या कहता है, इफ एनी रियलाइज रिस्पेक्ट ऑफ कॉकस, तो क्या है सच में, लेकिन टैक्स अ डिडक्शन शैल बी अलाउड, वर्ड ये अहम है, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन। सो कितनी डिडक्शन अलाउ है बिजनेस इनकम में से, जितना आपको लॉस हुआ। ना तो वो भैंस मरती है और ना मैं उसको बेचता हूँ, हम्म, मेरे पास खड़ी है ठीक है, और दूध भी नहीं देती, ठीक है। तो फिर उसका टैक्स लगेगा। टैक्स क्यों लगेगा, आपकी इनकम कहाँ हो रही है, इनकम इनकम होगी तो टैक्स होगा ना, उधर वो उत्थे भी जा, ठीक है ना, मतलब इनकम देखो, इनकम है, फिर आप इसको देखो। तो अगर आप उसका अब आप दूसरा आपका आप माइनस क्या हो रहा होगा, इनकम तो नहीं आ रही है आपको, लेकिन एक्सपेंस भैंस को रख के उसे डेली वो घास शास डाल रहे हो, वो आ रहा होगा। यार ये एक लाइन थी, इससे ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ठीक है। Subject to this ordinance where expenditure referred in subsection 1 is incurred in acquiring a depreciable asset or intangible asset with a useful life of more than 1 year is pre-commencement expenditure. The person must be depreciate or amortize the expenditure in accordance with section 22, 23, 24 and 25। कहने का मतलब ये है, लॉ ये कहता है अगर कोई भी इनकम आपने हासिल की फॉर द पर्पज ऑफ क्या है, ये इसके लिए सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एक्सपेंडिचर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, जो भी एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग अ डेप्रिसिएबल एसेट। कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं। डेप्रिसिएबल एसेट, इंटेंजिबल क्या है, यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर एंड प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। कारोबार शुरू करने से पहले आपने जो एक खर्चा किया वो आपका होता है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। कारोबार शुरू करने से पहले, कारोबार बाद में शुरू होता है, असल कारोबार कब शुरू होता है, जब सेल शुरू होती है। तो सेल शुरू होने से पहले जो बिल्डिंग बनाते हो, जो भी खर्चा करते हो, प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंटेंजिबल एसेट वो पेटेंट, रॉयल्टी, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, कुछ भी खरीदा, ठीक है। डेप्रिसिएबल एसेट कोई भी ऐसी मशीनरी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेनिफिट कम उसका होता जाएगा हमें तो उसको हमने डेप्रिसिएट करना होता है कि उसका जो एक्सपेंस आ रहा है, लेट से गाड़ी है आज 1 करोड़ की थी, अगले साल 90 लाख की थी, उस अगले साल 80 लाख की थी, कम वैल्यू होती जा रही है, तो डेप्रिसिएट होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये डेप्रिसिएशन है बेसिकली। सो उनको हमने डेप्रिसिएशन करनी है सेक्शन 22, 23, 24, 25 के तहत। बस वो ये कहना चाह रहा है, वो कहता है कि उनका जो भी खर्चा है वो अलाउबल एक्सपेंस है। डेप्रिसिएबल एक्सपेंस इंटेंजिबल एसेट्स पे, प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे, किसी भी चीज पे वो अलाउबल है एज पर 22, 23, 24 एंड 25। एफबीआई करता है, वो कहता है मैं डेप्रिसिएशन मानते ही नहीं, ठीक है। हम कहते हैं वो तेरे सेक्शन में लिखा है 22, 23, 24, 25 में लिखा है, यार ये तुम मान, वो मुझे रिकॉर्ड ला के दो। असल में डेप्रिसिएशन में इसमें बता देता हूँ आप लोगों को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेप्रिसिएशन का रेट और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में डेप्रिसिएशन का रेट, उसमें बहुत फर्क है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस करता है 30, 40, 50%, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 10, 12, 15 इस तरह लेके चल रहा होता है, अगर आपने कुछ देखा हो तो वहां पे डेप्रिसिएशन कम होती है। सो इसीलिए टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, अगर आपने पढ़े हो, बच्चों किसी ने कोई पढ़ा है डेफर्ड टैक्स, पढ़ा है किसी ने कंसेप्ट, नहीं पढ़ा, शायद तुमने पढ़ा होता, ठीक है। डेफर्ड टैक्स ये होता है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ एक आपका टैक्स है, अगर बर्डन हो रहा है ना मैडम, बता दीजिएगा, मुझे लगता है कुछ ज्यादा कंसेप्ट ज्यादा आने शुरू हो गए, नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, कंसेप्ट ज्यादा हो रहे हैं तो। डेफर्ड टैक्स बच्चे ये होता है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट क्लियर करने, मैंने ये बिजनेस इनकम में बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो है, मैं कह रहा हूँ 70-80% कंसेप्ट हैं और पूरा ऑर्डिनेंस भी इस पे बना हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है जहां से मैं आपको बता रहा हूँ। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, ये सबसे कुछ जिसे कह लो ना कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का या टैक्स का कोई गंदा तरीन सब्जेक्ट है। गंदा तुम्हें पसंद है नहीं? डेफर्ड टैक्स, टैक्स में भी डेफर्ड टैक्स है, मुझे ना जहर लगता है ये टॉपिक, ठीक है। मतलब मुझे अपनी हिस्ट्री का ना, जब मैं कर रहा था तब मुझे ये, मैं कहता था ये वाला जो सवाल है ना, ये मुझे बस किस तरह हो जाए, रिजल्ट निकला है, मुझे नहीं पता था होता क्या है। अब जब मैं टैक्स में आया तो मुझे समझा ये असल में होता क्या है। होता यह है कि डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि टैक्स का रेट होता है 30%, 15%, ये वो, उधर मिनिमम टैक्स और ये वो इनकम उधर कहीं नहीं लिखा हुआ। उधर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां कुछ नहीं ऐसा रेट लिखा हुआ।
हर मुल्क का अपना एक स्टैंडर्ड है, हर मुल्क का अपना लॉ है, उसके हिसाब से उसने टैक्स देना है। तो पाकिस्तान में एक वखरा लॉ है, ठीक है, उसके हिसाब से पाकिस्तान ने टैक्स देना है। पाकिस्तान में जो टैक्स की एक प्रोविजन बनती है कि इतना टैक्स देना है हमने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई और प्रोविजन बन रही होती है। तो जो डिफरेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और पाकिस्तान के टैक्स लॉ की वजह से आ रहा होता है, उससे कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। और उस वजह से जो टैक्स में डिफरेंस आता है उसे हम डेफर टैक्स कहते हैं, टैक्स पेमेंट का, वो डेफर टैक्स है, इतना हम बाद में पे करेंगे, डेफर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो बच्चों, डेप्रिसिएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है, क्योंकि टैक्स के रेट इसमें डिफरेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें रेट्स डिफरेंट हैं, इसमें रेट्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है। मैं अगर सादा भाषा में समझाऊं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक सिंपल सी बात है कि आप जवान हो, ठीक है, कुछ अर्से बाद आपने बूढ़े होना है, आपकी डेप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है, विद द पैसेज डेप्रिसिएट हो रहे हो, सर की हुई है तो मेरी भी हुई है, ठीक है, तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इस तरह समझो कि हम डेप्रिसिएट हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। अब इसी तरह मशीनरी होती है, वैल्यू कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो वैल्यू कम हो रही है, वो जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन है, मेरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक से डेप्रिसिएशन की वैल्यू और है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से वैल्यू और है। ये समझ आ रहा है बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह रही? तो जो वैल्यू डिफरेंस की वजह से एक एक वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब टैक्स की वैल्यू में और एक्चुअल जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है वैल्यू में, उससे हम कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। और जो टैक्स होता है उसको डेफर टैक्स कहते हैं। पानी पीने का बड़ा दिल करता है यार, बड़ा अच्छा बच्चों, इधर तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना, चले ना आगे, चले ना मैडम। मुझे लगता है कि आप डर रही है थोड़ा थोड़ा ना, डरना नहीं है, जहां समझना है ना। हाँ हाँ, अब कहते हैं कि हर मुल्क अपने उनके कानून कवानीन होते हैं, इसको फॉलो कर रहा होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपनी जगह पे, लेकिन हर मुल्क में फर्क पड़ता है। तो फिर उसको हम कैसे करते हैं कि उसको भी देख रहे होते हैं, इसको भी देख के डेफिनेटली। देखो पाकिस्तान का इंडिया के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, मेरा तो इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी तो इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो रही है। तो जो पाकिस्तान की कंपनी है उसका जो टैक्स है वो पाकिस्तानी कंपनी के रेट के हिसाब से होगा, तो जो इंडिया की कंपनी है उसका उधर के रेट के हिसाब से टैक्स होगा। तो वो जो वहाँ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो वहाँ भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो इस पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं। सो जो डिफरेंसेस हैं वो रिकॉर्डिंग किस तरह कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो एक कहानी होती है, और फिर इधर हम देखते हैं उसको। बेसिकली हर मुल्क का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मुख्तलिफ है, आप ये समझो, टैक्स लॉ डिफरेंट है। जितना टैक्स लॉ डिफरेंट होगा बच्चों, उतना डिफरेंस ये मतलब ये क्रिएट होते जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बताते कि क्या टैक्स लेके चलना है हमने, वो जस्ट एक चीज बताते हैं कि आपने अगर डिफरेंस आ रहा है, आपने अगर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड इस तरह करना है आपने। अब मैं अपने फाइनेंशियल्स बना रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं फाइनेंशियल्स बना रहा हूँ या रिव्यू कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, या मैं अकाउंटेंट हूँ एक कंपनी का, मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो मुझे तो पाकिस्तान के कवानीन पता होने चाहिए। अगर मुझे ही नहीं पता, ये चीजें मुझे नहीं पता, तो मैं डिफरेंस क्या खाक क्रिएट करूंगा, मैं उसको रिकॉर्ड क्या खाक करूंगा। सो ये चीजें पता होनी चाहिए, मतलब जो अकाउंट्स में काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये वाला लॉ आना जरूरी है उनके लिए। मसला यह है कि उनको ये भी नहीं आ रहा होता। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो हमारा टैक्स का सिस्टम हाँ होता है उसके मुताबिक डिफरेंस आ रहा है, हाँ, हमको देख के डिफरेंस आ ठीक है ना। एक चाइना का फोन होता है, एक असल फोन होता है, ठीक है ना। चाइना का एप्पल और कैलिफोर्निया का एप्पल, ठीक है, ऑल्दो सेम फैसिलिटी है, समझो सिंपल, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वही फर्क है। तो जो इन फर्क के दरमियान में जो एक कीमत निकल रही है, वैल्यू, मतलब एक वीवो है, नहीं, इन्फिनिक्स है, और एक एप्पल है,
तो ऑल दो काम एक ही कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, कॉल्स मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काम एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी का फर्क है। तो जो डिफरेंस ऑफ क्वालिटी है, जो उसकी कीमत ज्यादा लग रही है, वो किधर रिकॉर्ड करनी है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे। ठीक है ना, सो ये है। जैसे 30% की लिमिट दी हुई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इनकम टैक्स के अंदर, तो फर्ज कर लें आप जैसे, तो एफबीआर इससे ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं। वो एफबीआर लगाते जा रहे हैं, एफबीआर में कह रहा हूँ कंगला करके छोड़ता है वो एफबीआर। मैं अभी टैक्स बताऊंगा ना, अभी टैक्स आ रहे हैं, थोड़ी थोड़े कितने परसेंट टैक्स आ रहे हैं। एफबीआर बहुत बेशरम है। बिजनेस इनकम में आते हैं। हाँ, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, ज्यादातर बिजनेस इनकम में, बिजनेस इनकम कहीं बख्शते नहीं है वो। आपका बिजनेस सामने लिख दिया जमा में बिजनेस इनकम है, बस मतलब बाल सफेद हो जाएंगे, दाढ़ी सफेद हो जाएगी और कब्र में टांगे चली जाएंगी, लेकिन एफबीआर कहकर जाई ना मुझे, ये मतलब ये कफन भी मुझे दे के जा अपना ना, वो इतना बड़ा वो यार बहुत, मतलब मेरे साथ अभी ये जो पिछले हफ्ते हुआ है ना, इसी हफ्ते जो हुआ है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि एफबीआर ने कितना तंग किया हमें। हमें स्टे ऑर्डर मिल गया, एफबीआई कहता मैं नहीं मानता स्टे ऑर्डर। और ये हालात हैं हमारे एफबीआर के, वो कहता मैं नहीं, वो कहता ये ऑर्डर उस बेंच से निकला, तो उस बेंच से निकला तो कोर्ट से निकला ना, क्यों नहीं मान रहे। सर आप कोर्ट के अंदर ये बेस भी बना सकते फिर हैं, हमने कंटेम्प्ट फाइल की थी। कोर्ट के अंदर आप ये बेस भी बना सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर मेरे ये राइट्स हैं, ये तो आप कोर्ट के अंदर ये सुन नहीं कर सकते। तो वो तो स्टे लेने में तो कौन सुनता है बात, स्टे तो आप हार्डली 1 मिनट बोल लो, बड़ी बात है। स्टे में तो टाइम नहीं देते वो। ठीक है, जब स्टे में टाइम ही नहीं देते वो, तो हमने 1 मिनट में एक चीज स्टैब्लिश करनी है कि कैसे हमारे साथ एफबीआर ज्यादती कर रहा है, ये हमने स्टैब्लिश करना है। हम वो 1 मिनट में हमने बोलना है, जज के पास टाइम ही नहीं होता इतना सुनने का। जज थोड़ी सी बात सुनता है, ठीक है स्टे, बस स्टे, थोड़ी देर बाद हम खड़े हो गए जी ऑर्डर दे दें, ऑर्डर दे दिया, हम निकले, हम उधर पहुंचे, एफबीआर जी ये लो ऑर्डर। एफबीआर कहता है भाई आज मैं बंद हूँ। ठीक है, उधर से बैंक पहुंचे हुए हैं पैसे निकालने के लिए, बट एक फ्रॉड किया हुआ है। मंडे को फिर आ गए जी बैंक में, बैंकों से पैसे निकालने, उन्होंने बैंक्स ने कहा जी स्टे ऑर्डर है। एफबीआर ने बैंकों को वो बैंक के जो ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, उनको उधर ला लिया, एफबीआर उनको जेल में डाक दिया, उनको हथौड़ियां लगा दी। वो उधर से प्रेसिडेंट यूबीएल का हमें फोन आ गया, "ओ यार ये क्या कर रहे हो यार, ये पैसे नहीं निकालने दे रहे तुम लोग"। हम कह रहे स्टे है, हम क्यों पैसे निकालने दें। उन्होंने कहा हम पैसे निकाल रहे हैं। हमने कहा तुमने पैसे निकाले तो कंटेम्प्ट फाइल करेंगे तुम्हारे खिलाफ भी और एफबीआई के खिलाफ, क्योंकि हम स्टे होते हुए तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। मैं कहता हूं कि एफबीआर ने जो ये तंग करता है वो इंतहा है जुल्म की, तो इसीलिए चीजें आना बहुत अहम है। आएंगी नहीं तो फिर कैसे की करिए, मतलब ये चीजें आना बहुत अहम है। हम उन चीजों से, और इसीलिए तो फिर जो वकील बड़े बड़े पैसे लेते हैं, जिनको ये मुश्किल कवानीन आते हैं, तो तभी तो पैसे लेते हैं वो, अगला बेसिस है ना, पैसों लेने की बेसिस है। ठीक है, चलें आगे चलें या बस हो गई है। बस हो गई है। नहीं क्या ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आज बहुत सारा जरूरी है। ऑडिट में तो बड़ी गंदी चीज है। हाँ, 1 मिनट यार मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज कर दूं।